नमस्कार। बीएड फर्स्ट ईयर और लास्ट हम लोगों ने शिक्षण तकनीकी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण की अवस्थाएं या चरण। तो शिक्षण की अवस्थाएं या चरण, शिक्षण की अवस्थाएं या चरण। पहले बात हम लोग शिक्षण की कर लेते हैं कि शिक्षण क्या है। तो शिक्षण है पढ़ाना, टीचिंग करवाना। अब जो शिक्षण के अंतर्गत हम किन अवस्थाओं का सामना करते हुए शिक्षण कार्य को करवाते हैं, मतलब कि शिक्षण में क्या क्या स्थितियां रहती है और फिर शिक्षण कार्य पूर्ण होता है। तो शिक्षण कार्य है जो 3 अवस्थाओं या 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहली है शिक्षण की पूर्व क्रिया चरण या अवस्था, दूसरा है शिक्षण की अंतः क्रिया चरण या अवस्था, और तीसरा है शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण या अवस्था। तो हम पहला लेते हैं, पहला जो कि है शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण, पूर्व क्रिया चरण, इसे अवस्था भी बोलते हैं और चरण भी बोलते हैं। चरण अब देखने से पता चल रहा है कि पूर्व यानी पहले, किससे? शिक्षण से। तो जो अध्यापक है शिक्षण से पूर्व किन किन तैयारियों को पूरा करेगा और फिर शिक्षण कार्य करवाएगा। तो इसके अंतर्गत भी हम लोग बिंदुओं के माध्यम से देखते हैं कि वो क्या क्या करेगा। तो वो पहला क्या करता है कि उद्देश्यों का निर्धारण करता है, दूसरा पाठ्य वस्तु संबंधी निर्णय लेता है, और तीसरा है जो पाठ्य वस्तु संबंधित जो उसने निर्णय लिया है उसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार करना है वो कार्य करता है, और चौथा वो ये देखता है कि जो पूरी शिक्षण जो रचना है वो किस प्रकार की बनानी है। तो पहला हम देखेंगे उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण। अब जब शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है तो उससे पूर्व जो भी शिक्षक को व्यवहार परिवर्तन करवाना है, इस शिक्षण के द्वारा जो भी व्यवहार परिवर्तन कराना है तो वो पहले ही उद्देश्यों में निर्धारण कर लेता है एक शिक्षक कि भाई मुझे ये शिक्षण कार्य मैं करवाऊंगा तो ये मेरा उद्देश्य है कि मैं इस प्रकार से उस विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहता हूँ। तो जो हम उद्देश्य निर्धारण करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं जो पूर्व क्रिया चरण में है। दूसरा है पाठ्य वस्तु संबंधी निर्णय। पाठ्य वस्तु संबंधी निर्णय मतलब कि जो उसे पढ़ाना है, जो कंटेंट जो पढ़ाना है उसे संबंधी, क्योंकि वहां पर कक्षा में जाकर तो वो निर्णय नहीं लेगा कि मुझे क्या पढ़ाना है। तो पूर्व क्रिया चरण के अंतर्गत ये ज्ञात करता है या पता लगा लेता है या प्रिपेयर होकर जाता है कि मुझे इससे संबंधित पाठ्य वस्तु का वहां पर शिक्षण कार्य करवाना है। फिर प्रस्तुतिकरण के पाठ्य वस्तु की व्यवस्था। मतलब कि जो उसने पाठ्य वस्तु का निर्णय लिया है, अब वो उस पाठ्य वस्तु को वहां कक्षा में जाके पढ़ाएगा। तो जो अब ये प्रस्तुतिकरण की जो व्यवस्था है उसको क्या करेगा, क्रम से बांट देगा, क्रम वाइज उसको बांट देगा कि मुझे इस क्रम से इस पाठ्य वस्तु को वहां पर प्रस्तुतिकरण देना है। तो इस प्रकार वो इस पॉइंट के अंदर या फिर इस स्टेप के अंतर्गत वो ये ज्ञात करता है कि भाई मुझे इस स्टेप से, इस क्रम से मुझे वहां पर इस पाठ्य वस्तु को पढ़ाना है। फिर वो शिक्षण व्यू रचना संबंधी
निर्णय, शिक्षण व्यूह रचना संबंधी निर्णय। अब शिक्षण व्यूह रचना संबंधी निर्णय कि भाई पूरा जो ऑल ऑफ उसको कार्यक्रम वहां पर करना है, मतलब कि जो प्रस्तुतिकरण देना है पाठ्य वस्तु संबंधित, तो वो ऑल ऑफ क्या होगा, किस प्रकार से वो पहले जाकर प्रस्तावना प्रश्न कर रहा है या फिर किसकी कहानी के माध्यम से अपना पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत कर रहा है, इस प्रकार वो पहले ही विचार कर लेगा कि मुझे इस प्रकार से व्यू करना है, इस प्रकार रचना करनी है कि मुझे इस प्रकार प्रस्तुतिकरण देना है। अब शिक्षण की जो है दूसरी अवस्था हम देखेंगे, शिक्षण की दूसरी अवस्था या चरण जो कि है अंतः शिक्षण की ये पूरा लिखा जाएगा, शिक्षण की अंतः क्रिया चरण या शिक्षण की अंतः क्रिया चरण या अवस्था। अब इसके अंतर्गत शिक्षण की अंतः क्रिया मतलब कि जो कक्ष में जो एक अध्यापक है, जो विद्यार्थियों के मध्य दोनों के जो विचार विमर्श होता है, जो शिक्षण कार्य होता है, जिसमें शिक्षक पढ़ाता है और विद्यार्थी उसको पढ़ते हैं या अधिगम करते हैं, तो वो कार्य अंतः क्रिया कहलाता है, जिसमें दोनों ही सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं। कि भाई अंतः क्रिया तभी कहलाती है जब कक्ष में अंतः क्रिया जब कहलाती है जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही तो सक्रिय रहते हैं या क्रियाशील रहते हैं, तभी हम अंतः क्रिया मानते हैं। तो अंतः क्रिया के अंतर्गत ये होता है कि वहां पर कक्षा में जाकर जो शिक्षक है वो वहां पर अपना शिक्षण कार्य करवाता है। तो इसके अंतर्गत पहला है कक्षा के आकार की अनुभूति, कक्षा के आकार की अनुभूति, आकार की अनुभूति, कक्षा के आकार की अनुभूति। अब कक्षा के आकार की अनुभूति से क्या मतलब है कि जो शिक्षक है वो कक्षा में एंटर होता है तभी पता लगा लेता है कि किस बच्चे को कितना ज्ञात है या फिर कितना और बच्चा कितना सीखना चाहते हैं। मतलब जो कक्षा की स्थिति है, वहां का जो माहौल है, उसके अनुसार ही एक शिक्षक ज्ञात करेगा कि ये बच्चे और कितना अधिगम कर सकते हैं और कितना सीख सकते हैं। तो एक टीचर को इस प्रकार से कक्षा के आकार की अनुभूति करनी होती है। फिर दूसरा है समस्या का निदान, समस्या का निदान। अब जो एक शिक्षक है कि ना जो बच्चे सीखते हैं, अब एक शिक्षक को पहले ज्ञात करना पड़ता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, अब उन्हें कहाँ पर समस्या आ रही है, तो किन चीजों का मुझे समाधान करना है या निदान करना है। तो इस चरण के माध्यम से एक शिक्षक पहले तो कक्षा के आकार की अनुभूति करेगा, फिर वो देखेगा कि बच्चे कहाँ पर कितना अधिगम कर पा रहे हैं और कहाँ पर उनको कठिनाई आ रही है, उसको सॉल्व वो करने की कोशिश करेगा या प्रयास करेगा। फिर बात आती है क्रिया तथा प्रतिक्रिया। अब इसके अंतर्गत क्रिया तथा प्रतिक्रिया के अंतर्गत जो एक शिक्षक है वो ये देखता है कि जो कभी तो अध्यापक है वो प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी उत्तर देते हैं, यानी क्रिया हो रही है, फिर वहां पर प्रतिक्रिया हो रही है। और कभी ऐसा होता है कि बालक है वो किसी प्रकार का प्रश्न करते हैं और अध्यापक है वो उसका जवाब देने का कोशिश करता है या जवाब देता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कक्ष में क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। वो कभी शाब्दिक होती है तो कभी अशाब्दिक होती है। शाब्दिक मतलब शब्दों के माध्यम से प्रश्न किया जाता है और कभी अशाब्दिक यानी कि कोई बच्चे हैं तो कंटेंट को किसी माध्यम से भाई संकेतों के माध्यम से वो पूछ सकते हैं, या टीचर भी है तो संकेत के माध्यम से बच्चों को किसी कार्य को करने से मना कर सकता है, किसी कार्य करने का ऑर्डर यानी ऑर्डर दे सकता है। तो इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। तो इस चरण के अंतर्गत कक्षा के आकार में अनुभूति, समस्या का निदान और क्रिया तथा प्रतिक्रिया होती है। अब शिक्षण की तीसरी और अंतिम अवस्था है
शिक्षण की उत्तर क्रिया चरण या अवस्था। शिक्षण की उत्तर क्रिया चरण या अवस्था। अब उत्तर क्रिया चरण यानी अंत में, अब जब शिक्षण कार्य हो गया, अब किसी भी कार्य को हम कर लेते उसके बाद क्या होता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो वही बात है, यहां पर भी एक शिक्षक क्या करता है, व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन संबंधी निर्णय, व्यवहार परिवर्तन संबंधी निर्णय मतलब कि जो कक्षा कक्ष में बच्चों का जो व्यवहार परिवर्तन हुआ है इस शिक्षण के माध्यम से, तो वो ज्ञात करता है, एक शिक्षक क्या करता है, ये ज्ञात करता है कि मैंने जो शिक्षण करवाया है तो उससे बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। मतलब जो मैं उद्देश्य लेकर गया था, जो पहली अवस्था है उसमें उद्देश्यों का निर्धारण किया है, तो उसमें वो ये ध्यान रखता है, एक शिक्षक उद्देश्यों का जब उद्देश्य बनाता है तब ये ध्यान रखता है कि मुझे बच्चों के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन चाहिए इस पाठ्य वस्तु के द्वारा। तो अब जब अंतिम अवस्था आती है उसमें ये निर्णय लिया जाता है, ये ज्ञात किया जाता है कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार का हुआ है या नहीं हुआ है, जो मेरे शिक्षण कार्य प्रभावी रहा है या नहीं रहा है। अब दूसरा है उचित मूल्यांकन, उचित मूल्यांकन प्रविधियों का चयन। अब जब उसने देखा कि व्यवहार में परिवर्तन, अब व्यवहार में परिवर्तन प्रश्नों के माध्यम से भी देख सकता है, किसी प्रकार से देख सकता है, तो अब उसे ये ध्यान रखना होगा कि अब उसे मूल्यांकन किस प्रकार करना है। व्यवहार में परिवर्तन तो देखना है उसे, लेकिन परिवर्तन देखने के लिए उसे मूल्यांकन की उचित विधि प्रविधि, कभी हो सकता है उसे मौखिक लेना होगा, कभी लिखित लेना होगा, कभी वहां पर किसी कार्य को करवा के मतलब कि प्रस्तुतिकरण के माध्यम से देखना होगा। तो इस प्रकार वो मूल्यांकन की भी ऐसी विधियों का चयन करे जिससे कि वो जो उसने कंटेंट पढ़ाया है, जो पाठ्य वस्तु पढ़ाई है, वो बच्चों को समझ में आई है या नहीं आई है, तो वो उससे ज्ञात होना चाहिए, उन प्रविधियों से वो ज्ञात हो सके कि भाई मैंने जो पढ़ाया है वो शिक्षण कार्य प्रभावी रहा या नहीं रहा। और अगर प्रभावी रहा है तो एक शिक्षक का भी मूल्यांकन हो रहा है इसमें कि उसने शिक्षण कार्य अच्छा करवाया है। यदि अगर वो परिवर्तन नहीं हुआ है या फिर पाठ्य वस्तु संबंधी बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो एक टीचर के लिए भी दिक्कत वाली बात है कि उस शिक्षण कार्य में या तो कुछ कमी रही होगी या प्रविधियां हैं वो सही चयन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से तो उचित प्रविधियों का चयन इसमें किया जाता है। और जो एक लास्ट है इसके अंतर्गत साक्षियों द्वारा नीतियों में परिवर्तन। अब साक्षियों द्वारा नीतियों में परिवर्तन मतलब कि जब उसने मूल्यांकन व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, उसने मूल्यांकन के माध्यम से देखा, अब उससे जो प्राप्त साक्ष्य हैं, मतलब कि जो सबूत मिले हैं उसे, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कक्षा जो शिक्षण कार्य है वो सही नहीं है तो भाई या तो उसने कक्षा में सही पढ़ाया नहीं है, एक तो ये बात हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि जो मूल्यांकन प्रविधियों का चयन किया गया है वो भी सही नहीं है। तो जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसे रिजल्ट बाद में मिलता है, बच्चों की शैक्षिक जो निष्पत्ति मिलती है उससे ये ज्ञात होता है कि जो उसने विधि या प्रविधि यूज किए वो सही है या नहीं है। ये किससे पता चलेगा? जो बालकों की शैक्षिक निष्पत्ति होगी उससे, और शैक्षिक निष्पत्ति हमें ज्ञात होती है मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं उनके द्वारा। तो
ये था हमारे शिक्षण की अवस्थाएं या चरण। जो कि ये प्रश्न है वो हमेशा लगभग परीक्षाओं में आता है, या तो उसको चरण के माध्यम से पूछा जाता है या अवस्था के माध्यम से पूछा जाता है। तो अब अंत में आप गृह कार्य प्रश्न लिखेंगे। गृह कार्य प्रश्न है, शिक्षण की अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन, शिक्षण की अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन करें। यह है हमारा गृह कार्य प्रश्न, शिक्षण की अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन करें। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क का प्रयोग करें या अपने फेस को सही तरीके से कवर करके बाहर जाए। आप बाहर जाते हैं तो आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें और सभी लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। आप सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं, यदि आपने किसी भी चीज को छुआ है तो हाथों को तुरंत सैनिटाइज करें या फिर घर पर आकर साबुन से उन्हें अच्छी तरीके से धोएं। सुरक्षित रहें और सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।